Hello guys, we're going to start the last topic almost like capital budgeting, okay, which is a lengthy topic of course, but then it will be very easy for you to go. बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों ने ये टॉपिक करा हुआ है तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस टॉपिक में ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं एंड बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि सिंपल रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो टॉपिक को. जो लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस करी है ना कैपिटल बजटिंग पढ़ाते समय बैचेस में पहले काइंड ऑफ वो ये ऑब्जर्व करा है मैंने कि बच्चों को बेसिक वाला पार्ट पे नॉलेज रिलेटिवली गैप आता है. एग्जाम्पल टैक्स के एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है, ये अलग अलग मेथड से जो होते हैं ना उस पे गैप है. टैक्स का बेनिफिट क्या होता है, टैक्स का शील्ड क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, ये सारी बातों बच्चों का गैप आता है. बाकी टॉपिक में कुछ ऐसा है नहीं जो तुमको नहीं समझेगा. देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व एट ऑल. सो बट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो सोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं आएगा. सबसे पहली बात कि व्हाई इज कैपिटल बजटिंग सो इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, मतलब पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये टॉपिक. तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि कंपनीज को दो तरह के पैसों की जरूरत पड़ती है. मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रही हूँ. एक वो पैसों की जरूरत पड़ती है जो उसको शॉर्ट टर्म पैसे बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यू नीड मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि तुम्हारा जो पैसा तुम जो माल बेचते हो सपोज करो, ओके, वो सारे पैसे एक साथ नहीं आते हैं. प्लस तुम कुछ स्टॉक मेंटेन करना चाहते हो तो वो कट टू कट नहीं हो सकता सब कुछ. एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू इन्वेस्ट इन द वर्किंग कैपिटल उसको बोलते हैं. दैट मीन्स इन ऑर्डर टू कीप द बिजनेस रनिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अंदर दिल से तुम सोचोगे तो समझोगे. इसको बोल के बहुत नहीं समझाया जा सकता कि व्हाई डू वी एग्जैक्टली नीड वर्किंग कैपिटल फॉर द कंपनी. ओके, इट इज लाइक अ ल्यूब्रिकेंट फॉर द कंपनी. अगर कंपनी में वर्किंग कैपिटल की इश्यूज हैं तो दिक्कत होगी कंपनी को स्मूथ रन करने के लिए. बिकॉज मान लो तुमने आज 1 जनवरी को माल बेचा, क्लाइंट तुम्हारा बोल रहा है मैं तो पैसा तुमको 2 महीने के बाद दूंगा. तो ये तुमने माल तो बेच दिया, उस माल में तुमने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, तुमने स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेबर, तो उनको तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना. और जब तक कस्टमर ने तुम्हारे पैसे वापस, एक एग्जांपल दे रही हूँ तुमको सिर्फ, ओके, और कस्टमर ने तुमको पैसे दिए नहीं है तो तुम कहाँ से दोगे सामने वाले को. तो वो मान लो कि ऑन एन एवरेज जब भी तुम माल बेचते हो तो 2 महीने का गैप आता है पैसा आने में. तो वो 2 महीने के जितना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए रन करने के लिए बिजनेस को, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. या तो खुद का यूज करो या बैंक से तुम बोरो करो शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर, और बैंक्स देते हैं ओडी फैसिलिटी देते हैं, जिसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, या सीसी फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, या कुछ भी. तो इस तरह की फैसिलिटीज बैंक से अवेलेबल होती है, बट वो शॉर्ट टर्म होती है. एंड शॉर्ट टर्म मनी इज नेवर यूज्ड टू पुट अप द प्रोजेक्ट्स. आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी. ओके, जब मैं लॉन्ग टर्म बोलती हूँ तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कई सालों के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट को बनाने में ही पहले तो कई साल लग जाते हैं. और जब वो पैसा देना शुरू करेगा वहां से फिर कुछ सालों की रन होगी, उसके बाद हम बोलेंगे ओके इट इज अ कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट और कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है. सो व्हाट इज सो यूनिक अबाउट कैपिटल बजटिंग, क्यों पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारे पैसे जाते हैं ना, ये मेरी समझ है तो मैं बोल रही हूँ, ये मेरी सब समझ है, सब्जेक्ट के बारे में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कि जो पैसे तुम्हारे जाते हैं ना वो बहुत ह्यूज अमाउंट में जाते हैं और वन शॉट जाते हैं, जिसको तुम इनिशियल आउटफ्लो बोलते हो. करेक्ट है. लेकिन जो पैसे आते हैं ना वो थोड़े थोड़े पैसे आते हैं और वो फ्यूचर में आते हैं. वो बिखरा हुआ पैसा आता है एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. सो whenever you are deciding on any commitment of funds with respect to the capital budgeting or any project, it becomes very very important for any person to put a lot of care. मतलब बिना सोचे समझे बगैर, बिना एनालाइज किए बगैर, हर तरीके से जो तुम कर सकते हो उसके बिना तुमको कमिटमेंट ऑफ फंड्स नहीं करनी चाहिए. क्योंकि वो जो पैसे अगर तुम्हारे डूब जाते हैं देन इट कैन लीड टू, मतलब बहुत बुरी स्थिति में तुम पहुंच जाओगे उस केस में. इसलिए कैपिटल बजटिंग का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फाइनेंस परस्पेक्टिव फॉर दैट मैटर. ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात लेमैन लैंग्वेज में, कि मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले तुमको क्या सीखना है, तुमने इंटर में क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या बोला, कितना पढ़ना है, मैं दिमाग नहीं लगा रही, क्योंकि अगर तुमने पढ़ा भी है तो मुझे पता है कि मेरे हिसाब से मुझे चाहिए, तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक ही तुमको प्रॉपरली डील करा रही हूँ. ठीक है. तो सबसे पहला टॉपिक आएगा प्रेपरेशन ऑफ कैश फ्लोस. मतलब कैश फ्लोस कैसे तुम बनाओगे, मतलब कैश फ्लोस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस कैसे बनाओगे, मतलब इनिशियल कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो.
Correct, Prashant. And Akshita, you can leave like 1 or 2 pages. She's asking for something. Okay. Now, so preparation of cash flows पहले तुम सीखोगे कि भाई कैश फ्लोज कैसे हम प्रिपेयर करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लोज को. ओके. नंबर 2, अप्रेजल क्राइटेरिया. अप्रेजल क्राइटेरिया का मतलब हुआ कि ये प्रोजेक्ट मुझे लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करूंगी मैं. कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए. तो वो क्राइटेरियाज में क्या आएगा, जहाँ पे टीवीएम का यूज होता है. ओके. जहाँ पे टीवीएम का यूज होता है तो एनपीवी आएगा, आईआरआर आएगा और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी आएगा. जहाँ पे नॉन अकाउंटिंग मेथड होता है उसमें आता है एआरआर आता है, पे बैक पीरियड आता है. वो अपने लोग को पढ़ना नहीं है. तो अपने को मेनली यही 3 पढ़ने होंगे, एनपीवी, आईआरआर एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो पीआई जिसको बोलते हो, या ओके. एंड उसके बाद थर्ड टॉपिक आएगा तुम्हारा स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस. मतलब स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस का मतलब इन्फ्लेशन के साथ कैपिटल बजटिंग. देन तुम्हारा होता है रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का मतलब जब कैपिटल बजटिंग पढ़ते हो ना, तो इसका ये मीनिंग नहीं है तो कि हम हर समय हम नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करें. नहीं, तुम्हारे पास कोई भी बड़ा अमाउंट अगर लॉन्ग टर्म को तुम्हारे अफेक्ट करता है तो वो कैपिटल के बजटिंग के अंदर ही तुम पढ़ोगे. फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन एंड कैपिटल बजटिंग, यानी इन्फ्लेशन के साथ तुम्हारे रेवेन्यूज और कॉस्ट को अफेक्ट करता है वो. तो वो एक ऐसे 7-8 सिचुएशंस हैं. देन रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट. ऑलरेडी मैं कुछ तरीके से एक मशीन थी, ओके, और वो मशीन अब मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ. तो मुझे रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो तुमको देखना पड़ेगा कि नई मशीन लाने से जो तुमको सेविंग्स हो रही है मेंटेनेंस की एंड रिपेयर की, और जो पुराने में जो पैसा जा रहा है उसका डिफरेंस कितना ज्यादा है. अगर सेविंग ज्यादा हो रही तो रिप्लेस करना चाहिए, ऐसे वाले डिसीजन. अच्छा, तुमने डिसाइड कर रहे हैं रिप्लेस तो मुझे करना है. अब रिप्लेस ये डिसाइड हो गया कि रिप्लेस करना है, कब करना है, आज करे कल करे मतलब आज करे कि अगले साल करें, तो उसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके. तो उसके बाद ये कैलकुलेट करना कि भाई इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है. बेसिकली इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक तो होता है कि मशीन को तब तक चलाओ जब तक ये मर ना जाए, और मशीन को जब तक चलाओ जब तक ये थक नहीं जाए. तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं दैट कि मशीन थकने कहाँ पे वाली, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट. आई विल टॉक इन वेरी वेरी लेमैन लैंग्वेज द वे आई अंडरस्टैंड अबाउट कैपिटल बजटिंग. सो दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड, एंड आई ऑल्सो थिंक दैट तुमको भी वही समझेगा तरीके से. उसके बाद कई बार ऐसे बोलते हैं कि हम सब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं ले सकते. ओके. तो हमको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कोई तुमने मशीन लिया है बहुत बड़ा, उसको रुकना नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल कई सारी तुम्हारे मोल्ड, कोई चीज का मोल्ड बन रहा है मशीन के अंदर में, तो बीच में अगर तुम्हारे वो मशीन रुक जाती है, लाइट कहीं चली जाती है समझो, तो पूरा का पूरा तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा. तो जनरेटर लेना पड़ेगा. तो छोटा मोटा जनरेटर नहीं होता, बहुत बड़ा जनरेटर होता है. तो तुमको उसके साथ कंपल्सरीली एक और तुमको लगाना पड़ेगा. तो उस तरह की चीजें को इवैल्यूएशन करना, ये सारा. उसके बाद एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मेथड आता है, एंड रियल ऑप्शंस आएंगे तुमको स्पेशल. मुझे लगता है तुम्हारे सी एंटर में रियल ऑप्शंस तुमने नहीं पढ़ा होगा. तो ऐसे करके 7-8 सिचुएशन बनते हैं, वो सारे मुझे लगता है तुमको पढ़ने चाहिए. कम से कम 2-2 सम तो करना ही चाहिए. और लास्ट जो टॉपिक है वो है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग. रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जहाँ पे तुमको प्रोजेक्ट की वेरिएबिलिटी, एवरेज, ये सब निकालना आएगा. वो पार्ट सबसे आसान आएगा एक्चुअली. अगर वैसा क्वेश्चन आया ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा तुमको, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है. पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट लगते हैं तुमको. एनपीवी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. प्रोबेबिलिटी दी हुई रहेगी, तुम पीएक्स करोगे, पीएक्स माइनस एक्स बार करोगे, एंड 2-4 कैलकुलेशंस बोलते हैं करने को, वो तुम कर सकते हो. बहुत इजीली मैनेज होता है. तो वो पार्ट अगर देखा जाए तो सबसे आसान होता है. रादर जो मैंने अभी 3 पार्ट जो शुरू के बोले, ये थोड़े ऑलरेडी मुश्किल नहीं होते, टाइम टेकिंग बहुत होता है कैपिटल बजटिंग, और कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई होप यू आर गुड गाइज, ऑल ऑफ यू. बढ़ूं आगे. तो ये आज एक काम करती हूँ कि मैं तुमको इंट्रोड्यूस पूरा कर देती हूँ कैपिटल बजटिंग को. ओके. और एक आधा सम फ्रेम करके मुझे कराना होता है बच्चों को, ताकि एक बेस बन जाए. उसके अप्रेजल क्राइटेरिया तक इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, और उसके बाद फिर अपने मेन जो पार्ट है वो कल कंटिन्यू कर सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन विद दैट. डोंट वरी, रिलैक्स. तो आज बहुत ही ईजी गया लेक्चर, वैसे देखा जाए तो कुछ था ही नहीं लेक्चर में आज के. थोड़े नोट्स भी बना के लाती हूँ मैं हमेशा. स्टार्ट कर दो लिखना. पॉइंट नंबर 1, कैपिटल बजटिंग इज एन. एक्चुअली क्या होता है, रिकॉर्डेड वाले को ये चीज़ की फील कभी नहीं आएगी, बिकॉज उनको ऐसे कभी लेक्चर्स मिलेंगे ही नहीं. फॉर एग्जांपल अगर 3 घंटे का लेक्चर चला सपोज, तो 1.5 घंटे पोर्टफोलियो, 1.5 घंटा कैपिटल, उनको तो ऐसे नहीं मिलेगा. बेसिकली व्हाट दे विल गेट इज 1.5 आवर का पोर्टफोलियो, एंड इट गेट्स ओवर. ब्रेक आ जाता है, और फिर 1.5 घंटे का कैपिटल बस्टिंग, तो दे वुड नॉट माइंड. उनके लिए कभी ओवरलैपिंग नहीं होता है. एक्चुअली क्या होता है, सेम डे को अगर
2 टॉपिक चलाओ ना, तो भले ही सुबह से आज थकान नहीं हुई, कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है लोगों ने, लेकिन फिर भी ऐसा कि अरे यार! कितना पढ़ रहे हैं, टायरिंग लग रहा है, बिकॉज़ यू नो व्हाई दिस हैपेंस? दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली यू पीपल वी डू नॉट एज़ ह्यूमन बीइंग्स वी डू नॉट लाइक चेंज। हमको चेंज पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम बैठे हुए किसी किसी पर्टिकुलर पोज़ीशन में, रिया ज़्यादा अच्छा बता पाएगी बिकॉज़ ठंडी है उसके यहाँ बहुत। एक पर्टिकुलर पोज़ीशन में वो सेट हो चुकी है, ठीक है ना? अपना सब बैठी है। इतने में मम्मी ने किसी ने बेल बजा दी घर की। तो वो पोज़ीशन से हिलना और उठ कर के जाके गेट खोलना इज़ अ बिग, बिग अब्यूज़ एक्चुअली फॉर समवन। और या फिर तुम बैठे हो शांति से एक तरीके से बैठे हो और अचानक से सर बोले मेरे को कि अर्चना तुम थोड़ा मेरे को चाय बना के लाके दो। मुझे तो अरे यार मुझे क्यों हिला दिया अपने पोजीशन से, मतलब वी आर सो दिस व्हाट डज इट शो? इट इज नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट, इट इज अबाउट एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर एएफएम पढ़ रहे हो, ओके, तो जैसे कुछ बच्चे, हमारी बैच शुरू हुई थी 15 सितंबर को, ठीक है, और वो इतनी जल्दी खत्म होने को भी आ गई, राइट? तो क्या होता है कि अभी जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे, लाइव वाले बच्चे ऐसा नहीं बोलते, जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे कि एएफएम पढ़ रहे हैं। उसको क्या लगता है कि मैम ना पूरे-पूरे दिन एएफएम पढ़ा करके और जल्दी-जल्दी उसको सारे लेक्चर्स दे दे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। प्रैक्टिकली लाइव वाला बच्चा ना तो पढ़ पाएगा और ना वो पढ़ा पाओगे। तो अब मान लो तुम एएफएम पढ़ रहे हो, तुम्हारा सेट हो गया अगर सपोज़ करो। अब सब्जेक्ट को चेंज करने में नानी याद आ जाएगी तुमको। भले हो सकता है कि दूसरा वाला सब्जेक्ट इससे ज़्यादा ईज़ी हो, लेकिन वो चेंज इज़ समथिंग ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट लाइक। वी डू नॉट लाइक चेंज एट ऑल। No, it is not about, he's saying, Prashant is saying, इसका मतलब point of view is we are lazy people. No, it is not like that. Psychologically we are wired like that. ओके, तो वो बात हो रही है। तुम जितने भी तुम जानवरों को भी देखो, हम जानवर नहीं हैं, ठीक है? हम मैं अच्छे से बोल रही हूँ, हम जानवर नहीं हैं, हाँ। जानवरों को देखो एक पोज़ीशन में बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं। एकदम जब तक कि जान नहीं निकलने लग जाएगी ना भूख से, तब तक उठ के अपने शिकार के लिए नहीं जाएँगे। मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है इसके ऊपर में। इस लाफ दे आर लाफिंग, उनको लगा मैं मज़ाक, अरे मज़ाक नहीं कर रही, सच्ची बात बोल रही हूँ तुमको। कैपिटल बस्टिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट एवरीथिंग। स्टॉक खरीद के बैठी हूँ, तो वही स्टॉक खरीद के बैठी हूँ, आई फॉल इन लव विद द स्टॉक। प्यार क्या होता है ज़िंदगी में? जो किसी से प्यार हो जाता है, वो क्या होता है? प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आदत पड़ जाती है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो जो बोलते हैं ना मुझे उससे प्यार हो गया, प्यार-व्यार कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। प्यार इंसान खुद से करता है और किसी से प्यार नहीं करता। तो वो इनर्शिया डेवलप हो जाता है उसके साथ रहने का, उसी को देखने का। अब उसको चेंज करो तुम, अपने पार्टनर को, लगता है यार इसके साथ फिर से सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, क्या पसंद नहीं, तो वी डोंट लाइक दैट। इसलिए लगता है इसके मतलब तुम समझो ना मैं क्या कहना चाह, मैं बहुत सारी बातें बोलना चाहती हूँ बट मैं बोलूँगी नहीं। चलो, कैपिटल बस्टिंग, अरे इनको लगता है हमको प्यार हो गया, कुछ प्यार नहीं होता है। कैपिटल बस्टिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट, इनके जिनको प्यार हुआ होगा ना उनको उनकी सब उतर जाएगी, ओके? इज़ एन इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी। क्यों निखिल? सही बोल रही हूँ क्या? निखिल बोलेगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा बाबा यहाँ पे। मेरी वाइफ़ को पता चल गया। निखिल निखिल कुछ नहीं बोल, है भी कि गया? ओके, ए he's saying thank you for understanding. I am not telling you the lie. It is the fact of life. It is a fact of life. पता है तुम्हें? अ, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इनर्शिया होता है, इंसान को आदत पड़ जाती है एक सिचुएशन। जैसे रिया को ने क्या बोला, आप बिल्कुल एक पोजीशन में सेट हो गए ना, अब वहां से बदलाव पसंद नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। समझो अपने आप को। इट इन्वॉल्व्स ह्यूज outlay of funds, and that too one shot। मतलब शुरू में तो मतलब हो सकता है कि पैसा, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो एक बार तो शुरुआत में बहुत लगेंगे। तुमको प्लांट बनाना है, थोड़ी 5-5 करोड़ करके दोगे तुम, एक साथ ही जाएगा। एक साथ कहने का मतलब 1 साल के अंदर ही चला जाएगा ऐसा। और पैसे आएंगे पता नहीं कितने सालों तक, धीरे 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 आता जाएगा वो पैसा, एक बार में तो आने नहीं वाला है। नंबर बी, द इनफ्लोस। लिखाऊं ना ये नोट्स, तुमको इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला ये बुक से नहीं उठाया, मैंने खुद से बोला है, लिखाऊं ना? ओके। द इनफ्लोस
are spread out in future and future is uncertain. ठीक है. Number 2, this topic can be divided into 4 parts. A, preparation of cash flows. B, appraisal criteria. And C, special decision situations. भगाती हूँ गाइस. हाँ, अब टारगेट करते हैं डेली का, बैठो थोड़ा ज्यादा भी. D, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग. एक और टॉपिक इसके अंदर ही मैंने लिया नहीं, वो 5 यूजुअली लिखती हूँ. एडवांस रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, जिसके अंदर डिसीजन ट्री एनालिसिस एंड ऑल दैट आता है. Okay, now here we need to follow a few principles in capital budgeting. Number 1, incremental cash flow principle. रिया, बात करूंगी तुमसे मैं, टेंशन मत लो. नहीं, ये दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग फॉर मी, बिकॉज ये ऐसे होना चाहिए. ठीक है. नंबर 2, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल. Okay, then number 3, cost of capital principle. And number 4, point of view principle. जब सीए फाइनल में पहले ये था ना कैपिटल बजटिंग, तो ये फास्ट ट्रैक में जो बच्चे पढ़ के जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे कोई कंप्लेन नहीं, उनको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, नहीं आना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सीखने के लिए आए बच्चे. फास्ट ट्रैक का बच्चा जो कि 3-3, 4-4 बार सीए फाइनल का पेपर दे चुका है, उसको भी नहीं पता ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंसिपल क्या होता है. तो सम्स बनेंगे ही कैसे तुम्हारे कैपिटल बजटिंग के? तुमसे बनेगा, तुमको सम ही नहीं समझ में आया और बोले मैम पेपर बहुत अच्छा गया, और वो चीज आती ही नहीं है. तो बेसिकली अब तुमको शुरू कर रही मैं कि इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल लिखाऊंगी भी, 2 मिनट रुक जाओ. ये क्या होता है कि व्हाइल कंसीडरिंग द कैश फ्लोज इन कैपिटल बजटिंग, तुमको प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे. ये 4 प्रिंसिपल मैंने लिखे हैं. सबसे पहला इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, मतलब जब भी किसी प्रोजेक्ट को तुम इवेलुएट कर रहे हो तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज को ही कंसिडर करोगे. तुम बोलोगे मैम इसका मतलब नहीं समझा. तो मतलब समझो इसका, कि अगर कुछ पॉइंट से लिखा डालूंगी तुम्हें, तो मान लो कैसे बोलते हैं अपन, एलोकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स नॉट अलाउड. मतलब अगर तुम किसी प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर रहे हो, तो जो ओवरहेड्स ऑलरेडी खर्च हो रहे हैं किसी दूसरे बिजनेस को लेकर के या तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर के, वो इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट में तुम ऐड नहीं करोगे.
बट वी विल डेफिनेटली कंसिडर द इंक्रीमेंटल ओवरहेड्स। बट इस प्रोजेक्ट के लिए अगर तुम कुछ खर्च कर रहे हो, मान लो कि कोई जगह भाड़े पे ले रहे हो या रेंट कर रहे हो या कुछ और ले रहे हो, तो वो कंसिडर करोगे। इफेक्ट ऑफ सब्सिडियरीज एंड इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रनिंग अ टी लाइन और मैंने कॉफी लाइन भी चालू कर दी। तो पहले मेरा टी लाइन में सपोज 100 करोड़ का धंधा हो रहा था और कॉफी लाइन में मेरा 50 करोड़ का धंधा हो रहा है, होगा ऐसा मुझे कैलकुलेशन है। लेकिन क्या हो रहा है कि अब जो लोग टी पीते थे उसके कुछ लोग कॉफी में शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, तो मान लो कि 100 करोड़ का धंधा टी का हो रहा था। कॉफी लाइन शुरू करने की वजह से क्या होगा कि 10 करोड़ से टी की सेल नीचे गिर जाएगी, यानी 90 करोड़ हो जाएगी। और इसकी सेल 50 करोड़, यानी कि इसकी एक्चुअल सेल 50 नहीं, इसकी एक्चुअल सेल 40 ही है। समझ आ रही है बात? ऐसी वाली चीजें कंसिडर होनी चाहिए। उसके बाद अगर तुम्हारे पास में कोई एसेट है ऑलरेडी, लाइक मेरे पास कोई लैंड है, मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो अगर उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी है, लाइक मैं रेंट पे कर सकती हूँ या कुछ और कर सकती हूँ, तो उसका कॉस्ट कंसिडर होना चाहिए, बिकॉज तुम लूज कर रहे हो। और अगर उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है तो उसका कॉस्ट हमको कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें तुमको दिमाग में रखनी पड़ेगी वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लोज। और एक, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड द रिसर्च R&D would not be a past part of the cost of the project। क्यों? Because it is considered as a sunk cost, क्योंकि वो लग चुका। तुम प्रोजेक्ट लगाओ या नहीं लगाओ, वो कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतभेद है, मतलब आई हैव माई ओन काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी दिमाग में, दैट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। आई टेल यू समथिंग, मैंने पहले भी बोला है कि फार्मा कंपनीज जो होती हैं, जो तुम्हारी मान लो कोई कोई बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल कैंसर का कोई इंजेक्शन है या कैंसर की कोई तुम्हारी मेडिसिन है, वो सपोज करो कि कोई इंजेक्शन की वैल्यू 1 लाख है, तो उसके अंदर वो केमिकल ही है, उसकी वैल्यू, उस केमिकल की वैल्यू एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो फिर 1 लाख की वैल्यू क्यों हुई? बिकॉज उन्होंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस इंजेक्शन को लाने में, उस इंजेक्शन को डेवलप करने में जो करोड़ों करोड़ या लाखों लाखों का उन्होंने जो खर्च किया है, वो कहीं ना कहीं मीट करना पड़ेगा, बिकॉज कहाँ से मीट करोगे वरना। तो वो बात हो रही है, इट विल वैरी। करेक्ट, इट विल वैरी। बट हाँ, ब्रॉडली अगर तुमको सम के अंदर दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट वगैरह, तो वो इग्नोर कर देना। ऐसी बात कहना चाह रही हूँ तुमको। तो वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लो प्रिंसिपल हो गया। फिर पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल का मतलब होता है टैक्स से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे चीजें होती है, उसको चीजें बोली मैंने, कोई एक वर्ड नहीं बोला, जितनी भी चीजें होती है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्याज। ब्याज तुम्हारा कंसिडर होगा, क्योंकि उस पे ब्याज का जो एक्सपेंस होता है उस पे टैक्स का बेनिफिट लेना हमें अलाउड है। ओके, डेप्रिसिएशन पे हमें टैक्स का बेनिफिट लेना अलाउड है। ओके, तो तुम्हारे जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो टैक्स को कंसिडर, मैं एक कोई एग्जांपल नहीं बोल रही, जब करूंगी तो तुमको समझ आ जाएगा। तो जितने भी तुम्हारे कैलकुलेशंस होंगे और जहां भी टैक्स की पॉसिबिलिटी बनती है, तुम टैक्स उसमें इनकॉर्पोरेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, KD1 - T वाइल कैलकुलेटिंग KC, तो उसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। और एक बात, इफ योर कैश फ्लोज आर पोस्ट टैक्स, योर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज has to be post tax. If your cash flows are pre tax, then your discounting factor also needs to be pre tax actually। कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रिंसिपल, उसके पहले पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंसिपल। एक्चुअली आई डोंट नो वेदर तुमको ये बात पता है कि नहीं पता है, दैट कैश फ्लोज हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बोलते हैं इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि वो जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो मान लो कि 3 लोगों ने पैसे लगाए हैं, सपोज इक्विटी ने पैसा लगाया है और ओके, और लॉन्ग टर्म लोन ने लगाया है, और क्या बोलते हैं ओडी भी ले लो साथ में, ये तीनों लोगों ने मिलकर पैसे लगाए प्रोजेक्ट के अंदर में। जब मैं इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लोज बनाऊंगी ना, तो इनिशियल आउटफ्लो में जितना इक्विटी ने लगाया है सिर्फ उतना ही पैसा लूंगी मैं, उससे ज्यादा मैंने कितना लगाया और मेरे हाथ में कितना आया। ऑफ कोर्स तुमको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, अगर लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो तो उसके अंदर में लॉन्ग टर्म वाले कौन कौन है, टर्म लोन वाला है और इक्विटी वाला है, तो वो इनिशियल आउटफ्लो में जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो बंदा इनसाइडर बन गया, मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों ने भी फंड्स प्रोवाइड किया है वो लोग इनसाइडर बन जाएंगे। तो जब मैं अप, मेरे कहने का तो मैं अपने ही P&L में अपना ही खर्चा माइनस नहीं करूंगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसलिए EBIT में से आई माइनस नहीं करते। EBIT समझेगा और डिटेल में समझेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंसिपल उसको बोलते हैं। यूजुअली अगर कुछ भी नहीं बोला है तो लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लोज बनते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कैश फ्लोज प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कैश फ्लोज प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा
डिस्काउंटिंग फैक्टर भी मैचिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो तो तुम्हारी डिस्काउंटिंग फैक्टर के ई होनी चाहिए। अगर तुम लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो तो तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर के सी होना चाहिए, और के सी के अंदर में वो जो वेटेड एवरेज निकालोगे वो के ई और के डी वन माइनस टी से बनेगा। So I hope you can understand what exactly I'm trying to say. These are the four major principles that we follow. This is very very bare level पे जाकर के बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं पता है तो तुमको कैपिटल बजटिंग पूरी तरह से कभी जिंदगी में नहीं समझेगा। हम लोगों को कैपिटल बजटिंग का पूरा मास्टर्स में एक 200 नंबर का पेपर होता था, तो जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उस पर एक चैप्टर हुआ करता था। तो मैं 80% बातें क्लास में नहीं कर रही हूँ जो एक्चुअली कैपिटल बजटिंग होता है। मैंने 2018 में भी ये बात बोली थी जब उन्होंने कैपिटल बजटिंग हटाया था कि ये पछताएंगे, ये लोग वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ फाइनेंस। हाउ कैन यू रिमूव कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग? तुम देखना आगे जाकर के इनको लीजिंग भी वापस लाना पड़ेगा। लीजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और अगर आप कैपिटल बजटिंग पढ़ा रहे हो तो आपको लीजिंग पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोई मशीन मुझे बाय करनी, मशीन है कोई और मुझे चाहिए, सपोज कोई क्रेन है, मैं मुझे रोड बनाने का कोई वेंडर, क्या बोलते हैं उसको, क्या मिला है, टेंडर मिला है, ओके, वो मुझे मिला है, तो या तो मैं क्रेन खरीद लूं, और अगर मैं क्रेन खरीदना नहीं चाहती तो मुझे मुझे लीज करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हटाना ही नहीं चाहिए, और लीजिंग तो उन्होंने इंटर से भी हटा दिया, तो बहुत बड़ा सवाल है वो। तो फिलहाल अपन एक काम करते हैं, इसके ऊपर जो थियरी वाला पार्ट है वो लिखना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैंने बना रखा है, वो एग्जाम्पल करो, दो पॉइंट ऑफ व्यू से करो ताकि समझ में आ जाए एग्जैक्टली मैं क्या कह रही थी। उतना कर लोगे तो आज का पार्ट मेरा कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएगा। ओके, शुरू करती हूँ मैं। इंक्रीमेंटल according to this, we should consider only incremental cash flows for evaluating a project. बहुत मोटा लिख रहा है ये। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज द साइज ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, करके देखती हूँ, पता नहीं। ए, ये बेटर है। ए, कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स नहीं हो रहा मेरे को, must not be considered, of course. Then B, cost of incremental overheads must be considered. C, opportunity cost of existing assets must be considered in case we have, अगर है तो कंसिडर करो, नहीं है तो कैसे कंसिडर करोगे। डी, ओके, इफेक्ट ऑफ substitutes and complements then
cost of feasibility report and research and development must not be considered as part of the cost because it is a sunk cost. बहुत मोटा लिखा रहा है यार ये। एक्चुअली 5 और 6 के बीच में स्टक हो गई हूँ, तो 6 मोटा हो रहा है, 5 पतला हो जा रहा है। 5.5 जैसा कुछ होता तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, ट्राई करती हूँ इसको बहुत, बिकॉज़ नोट्स अगले बैच में मुझे चाहिए होंगे, वो बहुत प्रिंट बहुत खराब हो जाएगी। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? और तो कुछ मैंने बोला नहीं था। अभी नंबर 2 पे आ रही हूँ, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। So all the cash flows must be adjusted for tax. Also, if cash flows are adjusted for tax, discounting factor must also be post tax for mathematical compatibility, right? Point of view principle लेती हूँ। Point of view principle. Cash flows can be prepared from equity point of view, B, long-term funds point of view, and C, total funds point of view. फिर आएगा cost of capital principle. Cost of capital or WACC should be matching with पॉइंट ऑफ व्यू। नेचुरली अगर तुमने लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लोज बनाए, डिस्काउंटिंग फैक्टर में जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया वो सारे लोग रिप्रेजेंट होने चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गया ये पार्ट थियरी का। इससे ज्यादा तुमको स्टार्ट मिल गया आज एक ना, बहुत अच्छी बात हो। एग्जाम्पल बना रही हूँ, मतलब ऑन द स्पॉट मैंने लिख के कहीं रख रखा है शायद, रुको।
सब तैयारी लिख लिख के कहीं फ्लाइट वगैरह में बैठी हुई रहती हूँ ना, तो मतलब सोच सोच के लिख लेती हूँ एग्जाम्पल्स कि ये मुझे ये करना है, ये करना है। ऑन द स्पॉट पे अगर बनाओ ना, तो थोड़ा बैक कैलकुलेशन करके चेक करना होता है कि आपको जो पढ़ाना है वो सामने बच्चे को कैलकुलेशन के अंदर दिखनी चाहिए। मैं पढ़ाना एक्स चाह रही हूँ और दिखने आंसर वाई आ गया, तो वो वही एप्रोप्रिएटली फ्रेम्ड एग्जाम्पल बोलते हैं उसको। तो वो चीज तुम एड हॉक बेसिस पे करो तो सही भी जाता है, बट गड़बड़ हो गई तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल आ रहा है तुम्हारे सामने में, सिंपल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, इक्विटी 100, 10% debentures, 50, हाँ 15% ओडी, 8 क्रेडिटर्स, 2। ओके, टोटल आएगा 210। और करंट एसेट ले लो, एक मिनट रुको, 180 आना चाहिए ना। अगर मुझे क्रेडिटर्स को 30 लेना है, बोलो भाई, इसको 180 आना चाहिए, करेक्ट। और सीए हो जाएगा तुम्हारा 30, करेक्ट ना, क्योंकि मेरे हिसाब से 8 और 2 10, 10 तुम्हारा सीएल है, राइट ना, ओडी और क्रेडिटर्स, करेक्ट। हाँ ना बोलो, कहाँ भाग गए सब। ये हो गया 210, करेक्ट, सही जा रहा है ना एग्जाम्पल। और भी कुछ डेटा ले रखा है मैंने, हाँ ये बैलेंस शीट बना दी मैंने। सेल्स, दिस विल बी रुपीज 190 CR per annum, okay. Operating cost rupees 100 CR per annum, of course ऊपर वाला डेटा per annum करोड़ में ही होगा। Depreciation 25% on WDV, okay. Salvage value will be suppose 50% of book value, okay. KE is suppose 17%, tax is suppose 40%, and number of years is suppose 5 years। और मैं तुमसे ये कह रही हूँ, प्रिपेयर, प्रिपेयर एनपीवी निकालने को नहीं बोल रही, प्रिपेयर कैश फ्लोज फ्रॉम ए इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, एंड बी लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। शुरू करूं? देखो क्वेश्चन एक साथ देखो पूरा, एक ये सम कराऊंगी ना, तुम्हारा क्या होगा, वार्म अप हो जाएगी कैपिटल बजटिंग की, कैश फ्लोज कैसे बनाना है, क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, वो एक हाथ बैठना चाहिए। एक बार हाथ बैठ गया, हर टॉपिक को पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक होना चाहिए टीचर का भी, कि हर टॉपिक को एक तरीके से डील कर सकते हैं क्या, नहीं, इस टॉपिक में मुझे पता है तुमको आता है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट होगा कि एक सम को लेकर मैं रिवाइज कराऊं, और मैं तुमको सारी चीजें इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू वाला पार्ट भी पढ़ा करके आगे निकल जाऊं। बाकी चीजें मैनेज हो जाएगी आगे जा करके। लिख लिया एग्जाम्पल, चालू करें अपन सॉल्व करना। अब मुझे किसी भी
इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ एक कैलसी की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट। चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले बना रही हूं मैं इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो preparation of cash flows from इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल बजटिंग के अंदर वो जो तुम कैश फ्लोज बनाते हो वो 3 ही कैश फ्लो होंगे। इनिशियल फ्लो, धंधा डाला, पैसे डाले, एसेट्स डाले, वर्किंग कैपिटल डाले, खरीद, ठीक है ना। वो पैसे गए, जीरो में ही मोस्टली रहेगा तुम्हारे। बहुत होगा तो बोलेंगे चलो 2 साल में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो डिपेंडिंग कैसे बोला है। अगर बोला आधा आधा तो ठीक है, 0 और 1 में आ जाएगा। पैसे आने शुरू फिर 2 साल से, दूसरे साल से होंगे ऐसे। तो दैट शुड नॉट बी कंसर्न, दैट्स कॉमन सेंस। दूसरा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, धंधे में पैसा डाल दिया, अब सेल होनी शुरू होगी, तो सेल होगी, सेल के पीछे खर्चा लगेगा, उसके पीछे डेप्रिसिएशन लगाओगे, एंड फलाना ढिमका करते करते वो निकालोगे कि बिजनेस से कितना पैसा तुम जनरेट कर रहे हो। प्रोजेक्ट की लाइफ खत्म हो चुकी है, 5 साल हो गया है, अब प्रोजेक्ट को बंद करने का टाइम आ गया। जब प्रोजेक्ट को बंद करोगे ना, तो क्या करोगे कि वो जो फिक्स्ड एसेट्स जीरो में डाले थे उसको भंगार में बेचोगे, उसको बोलते हैं इंग्लिश में सैल्वेज वैल्यू। और वो जो वर्किंग कैपिटल का पैसा डाला था तुमने, ओके, वो पैसे तुम मार्केट से रिकवर करोगे, क्योंकि वो पैसे खर्च कभी हुए ही नहीं थे। वो तो स्मूथ करने के लिए अपने बिजनेस को तुमने डाल के, वो एज इट इज पूरा का पूरा वापस आ जाएगा। उसको बोलेंगे टर्मिनल फ्लो। इन 3 के अलावा कोई चौथा कैश फ्लो नहीं बनता है। लेकिन हाँ, किसमें क्या आएगा, किसमें क्या नहीं आएगा, ये बात की तुमको नॉलेज होनी चाहिए। और वो कोई तुमको पढ़ा नहीं सकता, वो तुम्हारा कॉमन सेंस काम करेगा। कुछ हद तक आई विल डेफिनेटली टेल यू द रूल्स, दैट व्हाट आर द रूल्स दैट यू नीड टू फॉलो, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज एडहॉक बेसिस पे तुम्हें चीजें कंसिडर, और वो उतना मुश्किल नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट। जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना अच्छा खासा हो जाएगा, तुम्हारा मैनेज हो जाएगा पेपर, बस इतनी सी बात है। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं कैश फ्लोज बनाऊंगी ना, तो इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया, 100, मैं इतना ही लूंगी। जब मैं इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो, ध्यान देना, इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लोज बना रही हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका कुछ ब्याज है नहीं, ये सारे लोग मेरे लिए, और ये वाला भी एक्चुअली, ये सारे लोग आउटसाइडर है मेरे लिए। इन सबको देने के बाद, देना मतलब ऑपरेटिंग में से ब्याज, और टर्मिनल में तुमको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में तुम भंगार में अपने एसेट्स को बेचोगे, सैल्वेज वैल्यू लोगे, वर्किंग कैपिटल लोगे, और इन सबको इसके पैसे वापस करोगे। वो करने के बाद जो बच गया वो तुम्हारे घर चला जाएगा। अग्री ऑल ऑफ यू? दैट इज द लॉजिक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली। देखो यहाँ पे स्टार्ट कर जाओ। सो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। सो इनिशियल फ्लो, नहीं जीरो भी आना चाहिए था, सॉरी 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 सॉरी, शुरू में गड़बड़ हो गई, भूल गई मैं, यहाँ पे जीरो भी आएगा। इनिशियल फ्लो, तो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तो लोगों ने कितना डाला है, 100 करोड़, ब्रैकेट्स में दे दो, खत्म। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज द कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग फ्लो। सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स। और सेल्स कितनी बोली इन्होंने, 190 करोड़ एवरी ईयर बोला है, तो 190, ओके, 190, देन 190, 190 एंड देन 190, ठीक है। उसके बाद लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जब मैं बोलती हूँ ना, तो सब कुछ आ गया, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गया और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गया, क्योंकि मुझे कॉस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉस्टिंग पार्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन द इवैल्यूएशन पार्ट, ओके। तो ये 100 करोड़ आएगा हर जगह पे, 100 करोड़, ओके, 100 करोड़, 100 करोड़। और किसको क्या कहते हैं यहाँ पर, 100 करोड़, ठीक है। इसको बोलते हैं ईबीडीआईटी। ईबीडीआईटी इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ईबीडीआईटी इज ऑपरेटिंग इनकम। तो हर जगह पे 90, ये अलग अलग भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी सारा सेम होगा, वो तो डिपेंड करता है समय तुमको क्या देगा। मैंने सिंपल रखने के लिए ऐसा किया है। अब माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा तुमको, तो माइनस जब डेप्रिसिएशन करोगे ना,
तो डेप्रिसिएशन के लिए तुमको एक वर्किंग नोट तुम बना सकते हो, चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो। ओके, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चीजें सिंपल भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, 25% ऑन WDV, तो 25% ऑन 180 कैसे चलाओ, 180 इंटू 0.25। रुको मैं करके दिखाती हूँ, कुछ तुमको शॉर्टकट करके दिखाती हूँ, मुझे लगता है आता भी होगा तुम सबको। यहाँ पे जाओ और वर्किंग नोट। ओके, तो यहाँ पे आएगा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो ओपनिंग, इसके बाद कभी नहीं बनाओगे तुम ये चीज, मैं या तो शॉर्टकट तुमको ऑलरेडी आता होगा, मुझे नहीं पता। ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है मेरे पार्ट पे, मेरे मेरे लेक्चर के अंदर में। तो 180 करोड़ का और ईयर भी आएगा एक्चुअली। तो 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ ईयर। तो यहाँ पे यू इन्वेस्टेड हाउ मच, 180 करोड़। So 180 into 0.25 will give you 45. Okay. So 180 minus 45 will give you 135. Okay. Now 135 into 0.25 will give you 33.75. Okay. And 135 minus 33.75 will give you 101.25. Then 101.25 into 0.25 will give you 25.3125. Okay, ये आ जाएगा 75.9375. राइट, नाउ 75.9375 into 0.25 will give you 18.98, 56.95. So 56.95 will give you 14.24, 42.71. सही है क्या? Is it correct? करेक्ट ना? लेकिन मैं तुमको बताऊं कैसे चलाओ अपना, इतना क्यों करूंगी मैं, WDV में करने की जरूरत क्या मुझे, कैसे चलाओ, 180, ठीक है, 180 इंटू 0.25 कितना आया, कितना दिख रहा है कैलसी में, 180 इंटू 45। ओके, अब ये इतना कैलकुलेशन में क्यों करूंगी, अब क्या करो, 45 दिख रहा है ना, अब करो इंटू इंटू 0.75, कितना आया, इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, करते जाओ, काम खत्म हो गया। या फिर 45 माइनस 25% माइनस 25% माइनस 25%, कैसे भी कर लो, एक ही बात है, डन है। तो बेसिकली वी कैन डू डायरेक्टली हियर। सो ये आ जाएगा 180 इंटू 0.25 विल गिव यू 45, माइनस 25%, 33.75 माइनस 25%, 25.31 ही लेती हूँ, उतना नहीं, जगह नहीं मेरे पास में, 18.98। ओके, 14.24। ओके, नाउ ये जो आएगा ना, इसको बोलते हैं EBIT, EBIT बोलते थे, ये तो 45 एज इट इज ही हो जाएगा, EBIT या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं इसको। ओके, नाउ 90 माइनस 33.75 होता है 56.25, 64.69, 90 minus 18.98 will give you 71.02, and 90 minus 14.24, 75.76। ओके, अभी क्या करना होगा,
अभी EBIT यानी कि सारे लोग जिनको ब्याज देना सबका पैसा बाकी है, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे कि सबका ब्याज कंसिडर करोगे, सबका। ओके, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन, कुछ भी नहीं बोला मत, कुछ भी अगर मैंने नहीं बोला है रीपेमेंट के बारे में तो मान लो कि वन शॉट है। और क्या, माइनस इंटरेस्ट ऑन क्या क्या है, डिबेंचर्स का 5 हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लिकेट करूँ क्या इसको कि चलेगा? इसको रीपेमेंट को कॉम्प्लिकेट करूँ कि ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? कॉम्प्लिकेट करूँ? ओके, माइनस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। ध्यान देना मैंने बोला इक्वल इंस्टॉलमेंट में करो उसको। बेसिकली मेरे कहने का तो 12% ऑन 50 पहले साल में पूरा जाएगा। 50 इंटू 0.12 विल गिव मी 6। ओके, और 50 को एक काम करो, तुमको ये दिमाग में चलना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में ही हम लोगों ने 10 वापस किया होगा, हाँ या ना? फर्स्ट ईयर में ही हमने 10 वापस भी कर दिया होगा। तो अगर 10 वापस कर दिया होगा तो 40 इंटू 0.12 आएगा, ये 4.80 आएगा। करेक्ट है। फिर 30 पे 0.12 आएगा, 3.60। ओके, दिमाग में चलना चाहिए। फिर 20 पे इंटू 0.12 आएगा 2.4। ओके, और ये 1.20। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट ऑन OD सब बाहर वाले हैं इनके लिए, क्योंकि मैंने इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू बोला। इसका ब्याज कितना है? इसका ब्याज है 15% ऑन 8। सो 8 इंटू 0.15 इज 1.2 एवरीवेयर। 1.2, 1.2। अब खत्म हो गया सबका पेमेंट। क्रेडिटर्स लोग हमको ब्याज चार्ज कर नहीं रहे, अगर करते तो हम वो भी माइनस करते इसमें से। अभी अपने को क्या करना है पता है? सीधा आएगा EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। ओके, निकालो। सो 45 माइनस 5 minus 6 minus 1.2 will give you 32.8। ओके, देन उसके बाद 56.25 minus 5 minus 4.8 and minus 1.2 will give you 45.25। ठीक है, फिर ये आएगा 64.69 minus 5 minus 3.6 minus 1.2 will give you 54.89। ओके, उसके बाद है 71.02 minus 5 minus 2.4 and minus 1.2 will give you 62.42। okay, then 75.76 minus 5 minus 1.2 and minus 1.2 will give you 68.36। yes, ये हो गया। अब सीधा पैट निकालो, टैक्स रहने दो। पैट इज 40% माइनस करना है ना। 32.8 minus 40% will give you 19.68। then 45.25 minus 40% will give you 27.15। फिर 54.89 minus 40% will give you 32.934। 32.934। then 62.42 minus 40% will give you 37.45। okay, now 68.36 minus 40% will give you 41.02। ओके, अभी मैं क्या कह रही हूँ तुमको, ये मुझे नीचे लेना ही पड़ेगा। क्यों नीचे लेना पड़ेगा? क्योंकि यू नो मुझे टर्मिनल कैश फ्लो बनाना भी बाकी है। वो टर्मिनल कैश फ्लो नहीं बनाया हम लोगों ने। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पैट नहीं कैलकुलेट, हमें तो कैश फ्लो बनाना है।
तो प्लस एड बैक डिप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 45, देन 33.75, देन 25.31, 18.98 एंड 14.24। ओके, सो अभी नाम आ रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है। सो 19.68 प्लस 45 विल गिव यू 64.68, ठीक है। 27.15, ओके, and plus 33.75 will give me 60.9, then 32.934 plus 25.31 will give you 58.24, then 37.45 plus 18.98 will give you 56.43, then 41.02 plus 14.24 will give you 55.26, ठीक है, ये हो गया। नाउ टर्मिनल कैश फ्लो, तो टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब हुआ कि भाई अब प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर 4 आइटम आएंगे। नंबर 1, रीपेमेंट टू ऑल द पीपल। रीपेमेंट टू ऑल द पीपल का मतलब क्या पता है तुम्हें? रीपेमेंट टू द टर्म लोन, रीपेमेंट टू द डिबेंचर्स, रीपेमेंट टू द उसका सब कुछ, और क्रेडिटर्स का भी सारा देना पड़ेगा तुमको वापस। वो सारा पैसा, क्योंकि जब तक तुम दोगे नहीं प्रोजेक्ट को बंद करके, सारे पैसे जो बचेंगे वो तुम्हारे होंगे इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करो। रीपेमेंट टू टर्म लोन तो हर साल ही हो रहा था, याद है तुम्हें? 10 एवरी ईयर हो रहा था, लेकिन क्योंकि इस पे टैक्स बेनिफिट नहीं ना रीपेमेंट वाले पार्ट पे, इसलिए हमें नीचे लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद रीपेमेंट टू डिबेंचर्स, सो वन शॉट दिखाओ, डैश 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 50 सीधा दिखाओ यहाँ पे। उसके बाद रीपेमेंट टू ओडी, इसको भी तुम एक साथ दोगे पैसे सारे 8। ओके, और नीचे लाना पड़ेगा इसको मुझे। नाउ रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स 2। ओके, सबको पे कर दिया तुमने। नाउ कौन सा एसेट? हाँ, एसेट रियलाइज होगा ना, रिकवरी ऑफ करंट एसेट्स एंड रिकवरी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। करेक्ट, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप बैठी हूं मैं कि अभी करना, वो चीज करनी बाकी है। कंप्यूटेशन ऑफ पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू। सो बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू दिख रही है अपने को, बुक वैल्यू है 42.71, बुक वैल्यू इज 42.71, करेक्ट, एंड सैल्वेज वैल्यू विल बी 42.71 इंटू, मतलब 50% पे बिकेगा। बुक में तुम्हारी वैल्यू 42.71 चल रही हो, 50% पे ही तुम्हारा बिक पाएगा। सो 42.71 इंटू 50% विल गिव यू 21.355, राइट? करेक्ट। सो लॉस, कैपिटल लॉस लग गया, राइट? कैपिटल लॉस is also 21.355, correct? Tax shield on capital loss, जब ये लॉस किसका, इसकी मीनिंग क्या होती है? जब ये अमाउंट को तुम अपने पीएनएल में डालोगे ना, तो तुमको टैक्स की बेनिफिट आएगी कितनी? इंटू 0.4 की, तो ये हो जाएगा 21.355 इंटू 40%, और वो वैल्यू होगी 8.542 की। तो बेसिकली इतने पे तो तुम बेच पाए, और ये पैसे तुमको, आई मीन नॉट डायरेक्टली यू आर गेटिंग, ओके, तुम्हारे तुम्हारे इतना पैसा तुम्हारा टैक्स डिपार्टमेंट को जाने से बच गया क्योंकि तुमने ये लॉस पोस्ट किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट ऑल। देयरफॉर पोस्ट टैक्स, मतलब कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस, पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू विल बी 21.355 plus 8.542. Is it correct, guys, all of you?
तो ये हो जाएगा 29.897। नहीं प्लस होगा, सोच के बता निखिल, टैक्स शील्ड जनरेट हुई हो मेरे को। सही है कि नहीं सही है? अब रिकवरी ऑफ करंट एसेट एंड रिकवरी ऑफ फिक्स्ड एसेट दो करने हैं अपने को। तो रिकवरी ऑफ एफए, सही है ना? हाँ ध्यान रखना निखिल, 29.89, 29.90 कर देती हूँ, 29.90 होगा। और ये हो जाएगा रिकवरी ऑफ सीए। कई बारी ना वर्किंग कैपिटल बोलते तो फिर ये अलग अलग नहीं आता, सीए माइनस सीएल करके डायरेक्टली आ जाता है, वो एक साथ ही पूरा। करेक्ट करेक्ट। कितना है सीए, 30 है क्या? अब भी तुमको नेट सीएफ करना है पूरा। सो नेट सीएफ 100 तो नेगेटिव आ ही जाएगा यहाँ पे, राइट? ये 100 यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब तुमने एज इक्विटी कितना लगाया, देखो ध्यान से पूरा कैश फ्लो पैटर्न देखो। तुमने इक्विटी के तौर पे कितना लगाया, 100 लगाया। सबको देने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो बचा वो तुम्हारा हो गया। अब देखो यहाँ पे, सो बेसिकली रीपेमेंट, सो 64.68 है ना, तो ये हो जाएगा 54.68, और क्या। फोर्टी 45.16 आ रहा है। क्या बोल रही है रिया? अगर फुल पे बेचते तो कैपिटल लॉस नहीं, नहीं नहीं होता, नहीं होता। तो फिर बुक वैल्यू इज इक्वल टू सैल्वेज वैल्यू हो जाता ना। बुक वैल्यू ही तुम्हारी सैलरी, कैपिटल टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं आता फिर कुछ भी। आएंगे, सम्स आएंगे रिया बहुत सारे ये। अच्छा यू टेल मी, जस्ट गिव मी अ फीडबैक नो, बिकॉज लाइक काइंड ऑफ मेरे को कैपिटल इन्वेस्टिंग पढ़ा के बहुत टाइम हो गया था। आई मीन इट्स वे बैक इन 2018, मतलब सीए फाइनल को बेसिकली। तो मुझे ये बताओ खाली कि ये सम्स कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए, जो बेसिक्स के, जो ये बेसिक का सम जो फ्रेम करके करा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे को पढ़ के बहुत साल हो गए हैं। तो कुछ बात, आई मीन कैसे, कहाँ से शुरू करें सब्जेक्ट को पढ़ना अपन, आई मीन फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट स्टडिंग? तो आई मीन इज इट अ गुड वे और शुड इट बी समथिंग एल्स और समथिंग? मतलब मैंने पहले क्या किया, कैपिटल बस्टिंग क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, क्या अप्रेजल क्राइटेरियाज होंगे। हाँ करना चाहिए ना। करेक्ट। तो अभी अब फ्लो में, अभी अपने को अगले लेक्चर से क्या होगा, फ्लो हमारा बहुत स्मूथ जाएगा। कैश फ्लोज डालना, शेड्यूल बनाना, ये सब की आदत अभी पड़ गई हमें। करेक्ट। तो चलो ठीक है, हम गोइंग करें। तो ये तुम्हारी इक्विटी वालों का हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगी तो क्या होगा पता है तुम्हें? ऊपर में 100 नहीं आएगा, ऊपर में 100 नहीं आएगा, ऊपर में क्या आएगा पता है? 100 इक्विटी का आएगा, डिबेंचर का 50 आएगा, और टर्म लोन का भी 50 आएगा, 200 आएगा। ये ध्यान देना, ठीक है? और डेप्रीसिएशन ईबीआईटी तक बिल्कुल सेम कॉपी कर सकते हो तुम, ईबीआईटी तक पूरा कॉपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईबीआईटी के बाद अभी क्या हो गया कि इक्विटी, डिबेंचर और टर्म लोन वाले एक पार्टी में हो गए, और अपनी ही पीएनडल में अपना ही इनकम माइनस नहीं करते, ओके, बाहर वालों का करते हैं। तो लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू में कौन इनसाइडर है? इक्विटी इनसाइडर है, टर्म लोन इनसाइडर है, डिबेंचर इनसाइडर है। तो ना तो उनका इंटरेस्ट माइनस होगा और ना ही उनको रीपेमेंट होगी। बाहर वाला कौन है? ओडी और क्रेडिटर्स वाला। तो ओडी का ब्याज माइनस होगा, ओके, और ईबीआईटी फिर टैक्स हटा दोगे। और यहाँ पे रीपेमेंट भी सिर्फ ओडी और क्रेडिटर्स को होगी, टर्म लोन को, डिबेंचर्स को नहीं होगी, नेट करना है। आई होप तुमको समझ में, बेसिकली तुमको ये समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ व्यू का मीनिंग क्या होता है। अब ये वाले कैश फ्लो से अगर डिस्काउंटिंग करनी होगी तो किससे करोगे? केई से करोगे, बिकॉज सबको पैसे हम दे चुके। सिर्फ मैंने 100 लगाया और मैंने ये 5 साल में कमाने वाली हूँ, तो बताओ मेरे को ये प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो 100 की जगह 200 आएगा। तो इनकम में भी तीनों लोगों की इनकम दिखेगी ना टैक्स पेमेंट के बाद, कहने का मतलब वो हो रहा है तीनों लोगों की इनकम दिखेगी उसके अंदर में।
तो डिस्काउंटिंग फैक्टर में भी तीनों रिप्रेजेंट होने चाहिए। वही पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रिंसिपल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट। ओके, तो चलो डन हो गया अभी। और अभी हम लोग को कर लेना चाहिए टोटल फंड्स। दिखा दूं क्या एक बार? देख तो लिया तुमने, कितनी बार दिखाऊं? देखो, ये तो इतने सारे भतेरे ये लगा दिए ना इन्होंने एप्पल में, स्मॉल 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 ऊपर एंड। तो स्टूडेंट्स गेट वेरी लाइक, नॉट स्टूडेंट्स, इनफैक्ट आई गेट इरिटेटेड वेरी मच। तो क्लिक कर लो अगर तुमको लगता है तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन छूट गया है तो, फटक से। अगर वही एनपीवी निकालने को बोलते तो के ही तो दिया हुआ है तुमको, तुम एनपीवी निकाल देते, काम खत्म। अभी आ रहा है नेक्स्ट लॉन्ग टर्म फंड्स, मैं अगली इस पे लेती हूँ। ओके, शुरू करते हैं अपन लोग। पर्टिकुलर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बहुत जल्दी हो जाएगा ये। सो इनिशियल you will take 200. You can just copy all your data from ऊपर से। sales 190, हंड्रेड है ना? 100 है, रुक जाओ, इसको मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। मतलब मैं इतना एफर्ट करने को रेडी हूँ, पर मैं ये करने को रेडी नहीं हूँ, मेहनत करने को, राइट? वो इतना इजी नहीं होता रिया, वो किया हुआ है ना, मतलब चिपके रहते एक दूसरे से, तो सारा फिर ऊपर नीचे होता है। सो 180 इंटू 0.25, 45, 25.31, 18.98, ट्राई करती हूँ, तुमने बोला तो मैं ट्राई करती हूँ। बच्चे बोले मैम को ना मस्ती हो रही है, मैम का मन नहीं करा पढ़ाने का। इंटरेस्ट ऑन ओडी। क्या है ये टॉपिक, पता है?
1.2। बट ऐसा नहीं है, टफ भी आएगा अभी। टफ एज इन की नॉट टफ, इस पे है नहीं तो ईबीटी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 45 minus 1.2 is 43.8. 56.25 minus 1.2 will give you 55.05. 64.69 minus 1.2 will give you 63.49. 71.02 minus 1.2 will give you 69.82. Okay, and 75.76. 75.76 minus 1.2 will give you 74.56. और ये जो कर रहे हैं ना अपन, ये EBIT 1 माइनस टी है बेसिकली, उस इंटरेस्ट है इसके अंदर भी। आई डोंट नो हाउ टू राइट, वो मुझे आज तक नहीं समझा कैसे लिखना चाहिए। सो 43.8 माइनस 40%, 43.8 minus 40% will give you 26.28. 55.05 minus 40% will 33.03. 63.49 minus 40% will give you 38.09. चेक करना कैलकुलेशंस प्लीज कोई तो भी। 69.82 माइनस 40%, 41 पॉइंट। ये मत सोचना कि इजी है तो तुम बिना लिखे बिना तुम्हारा हो जाएगा काम। अगर वैसी बात होती ना तो मैं एक भी सम नहीं लिखती। प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये 45, 33.75, 25.31, 18.98 एंड 14.24। सो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। 26.28 plus 45 will give you 71.28. 33.03 plus 33.75 is 66.78. 38.09 plus 25.31 is 63.4. 41.89 plus 18.98, 60.87. 44.74 plus 14.24, 58.98. अभी टर्मिनल फ्लो। सो टर्मिनल फ्लो में यू कैन लाइक एक चीज बहुत इजीली कर सकते हो, रीपेमेंट टू ओडी एक साथ ही कर दो, एंड क्रेडिटर्स 10 कर दो, काम खत्म। बाकी किसी को रीपेमेंट आने नहीं वाली है, ये 10 हो गया। और रिकवरी ऑफ सीए, सो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। ऊपर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म नहीं बोल सकते, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी था वो, टू फर्म। फर्म का मतलब हुआ डेट एंड इक्विटी बोथ। फ्री कैश फ्लो टू प्रोजेक्ट एक ही लैंग्वेज है, सब लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो तुमको देख के वर्ड पकड़ना पड़ेगा, यही बात मैं तुमको बोल रही थी, एक भी बच्चे को नहीं पता। फर्म बोला, प्रोजेक्ट बोला, तो समझ जाना कि लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू पे के हिसाब से कैश फ्लोज बनेंगे। टू फर्म, ओके, यहाँ पे आएगा 100, नहीं 200 आएगा ना, यहाँ पे 200 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा 71.28, 66.78, 63.4, 60.87 और 108.88। खत्म। अब इसकी डिस्काउंटिंग कैसे करोगे? केसी
इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 17 उसका इक्विटी का, प्लस 50/200 इंटू 10 इंटू 1 माइनस 40%, प्लस 50/200 आई थिंक 12% है, इंटू 12 1 माइनस 40%। दैट मीन्स ये जो कैश फ्लोज हैं तुम्हारे, ये वाले, ये जो कैश फ्लोज हैं, इसमें 3 लोग हैं, तो रिप्रेजेंटेशन डिस्काउंटिंग फैक्टर में भी तीनों लोगों की होनी चाहिए। वो जो तुम्हारा थर्ड और फोर्थ प्रिंसिपल था, मैं इसकी बात कर रही थी, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फॉलो अ प्रिंसिपल कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कैश फ्लोज बना रहे हो। उसके बाद एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बना रहे हैं, तो तुम्हारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी या डिस्काउंटिंग फैक्टर होगी, मतलब वो दोनों मैथमेटिकली कंपैटिबल होने चाहिए। अदरवाइज अगर गैप होगा तो दैट मीन्स वो जो तुम निकाल रहे हो वो गलत जाएगा तुम्हारा। आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड वेल। तो कैलकुलेट करके डिस्काउंटिंग कर लेना, ऊपर एक केई से 17% से डिस्काउंटिंग होगी, यहाँ पे केसी विल बी इक्वल टू केई ओनली, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। यहाँ पे केसी विल बी इक्वल टू केई इक्वल टू 17%। दैट मीन्स ये सारे कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग सिर्फ 17% से होगी। ये कितना आ रहा है आंसर इसका प्रशांत? 11.8%। 11 पॉइंट करके खत्म कर दो ना। एनपीवी निकालना तो आता है ना, किसको नहीं आता यहाँ पे निकालना? करके तो सम क्लोज्ड लगेगा देखने में। कहाँ पे निकालोगे इसको? थोड़ा और नीचे लूँ क्या? रुक जाओ, अगर जगह है तो निकाल के खत्म कर दो, सम खत्म हो गया तुम्हारा। इट विल लुक लाइक अ कंप्लीट, मतलब पैकेज हो गया कंप्लीट ये। सीधा निकालो एनपीवी। मुझे एनपीवी बता दे प्रशांत, मुझे नहीं जाना, किसको नहीं आता निकालने? एनपीवी बताना जरा मुझे। तो डिस्काउंट 54.68 एंड फर्दर एट द रेट ऑफ 17%, गिव मी द एनपीवी सीधा। इसका भी दे एनपीवी का निकाल करके मेरे को, और उधर भी देना। टाइम दिया है तुमको। बोलो मुझे आंसर निकाल के। इतना नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा रिया, गलत जा रहा है बेटा कोई कहीं तो भी। कैश फ्लोस बहुत ज्यादा हैं। फिफ्टी 59.41 बोल रहा है निखिल, प्लीज क्रॉस चेक कर लो, बट मुझे लगता है और भी लोग क्रॉस चेक कर लो प्लीज। मैं कभी कर लेती हूँ, बाकी लोग कंटिन्यू करो, उसका भी मुझे निकाल के दो प्लीज। फिफ्टी 59.41 इज करेक्ट एक्चुअली। 159.41 आ रहा है, 100 माइनस करूंगा तो 59.41 आ जाएगा। अब इसका 63 आ रहा है। चलेगा एक्चुअली, पता है ये दोनों एनपीवी सेम होने चाहिए। पता है तुमको एक बात, ये एक ही प्रोजेक्ट के दो एनपीवी कैसे हो सकते हैं? एनपीवी इज ऑलवेज मेंट फॉर इक्विटी पीपल। एनपीवी जो आया ना, वो इक्विटी वाले लोगों के लिए आता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैथमेटिकल राउंडिंग ऑफ कि वो अलग अलग आ रहा है। एनपीवी कोई भी मेथड से करो, एनपीवी इज मेंट फॉर इक्विटी। वो पूरा का पूरा एनपीवी जाके एडअप हो जाएगा रिजर्व्स के अंदर में, अगर प्रोजेक्ट पॉजिटिव हुआ तो ये ध्यान रखना तुम। जिसका जो आया सही है, तो आई थिंक वी आर डन गाइस। एंड समझा ना? हाँ, ये वी आर डन। अभी बहुत ही छोटा दिख रहा है ये।
ऐसे देखो, आई थिंक अच्छा दिखा रही हूँ मैं तुमको यहाँ पे। ये देखो, ये एक स्क्रीन हो गई और ये एक स्क्रीन हो गई। तो आज के लिए वाइंड अप करें हम लोग। एंड कल से ये आज बेसिक्स हमारा पूरा कैपिटल बजटिंग का मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, कल हम लोग क्या करेंगे, कल प्रॉपरली हम क्या करेंगे कि अप्रेजल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दूंगी और सम्स पे अपन बुक पे आ जाएंगे और बुक पे सम्स करना अपन लोग शुरू कर देंगे। तो आज का क्या था, खाली वार्म, एक तरह से कह सकते हो कि वार्म अप था। वी आर कंप्लीटली इनटू द मोड ऑफ जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है पोर्टफोलियो की चेंज करके और कैपिटल बजटिंग में मैंने तुमको शिफ्ट कर दिया। अगर मैं ये बेसिक्स नहीं करूं तो मुझे पढ़ाने में ही कंफर्टेबल नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, एक आध घंटा जाता है, बट आई थिंक इट इज वर्थ वाइल। आई डोंट नो वेदर हाउ डू यू फील अबाउट इट, बट मुझे लगता है ये वर्थ वाइल है काफी ज्यादा। ओके, चलो बाय बाय एवरीबडी एंड हैव अ नाइस डे। टुमारो अगेन एट 6:30 वी आर मीटिंग एंड जितना फास्ट हो सकेगा मूव करेंगे। मुझे लगा नहीं पढ़ाते समय कि तुमको कोई तकलीफ हो रही है, ठीक है? तो आई होप यू ऑल बी देयर इन द टुमारो।